तुम एक काम कर सकती हो संक्रेता, अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता करो कि हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि मैं सुना है कि तुम पिशाचनी लोग भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की जानकारी रखते हो। पिशाचनी बोली, तुम्हारी ये बात सत्य है कि मैं सब कुछ जान सकता हूँ, लेकिन इस पिशाचिनी लोक में रहकर मैं किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। हमारी दिव्य शक्तियां सिर्फ पृथ्वी पर ही रहने वाले मनुष्यों पर अपना असर दिखाती है। अगर इस पिशाचिनी लोक में भी हम लोगों की दिव्य शक्तियां काम करती तो ये पिशाचिनी लोक में कोई भी पिशाचिनी नहीं दिखाई देती। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भी हमारी सिद्धियां इतनी आसानी से नहीं पाते हैं सुरेश। उसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी होती है। जब वो सभी नियम एवं शर्तों के साथ हमें संतुष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तभी उनको मैं अपनी दर्शन देती हूँ, और वो व्यक्ति सिर्फ मेरा दर्शन ही पाकर सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है सुरेश। मैं लाख कोशिश करके भी कुछ पता नहीं कर सकती। यहाँ कोई भी दिव्य शक्ति काम नहीं करेगा। संक्रेता इन सब बातों को बता रही थी कि तालाब से वो पिशाचनी स्नान करके वापस हम लोग के नजदीक चली आ रही थी। जब वो मेरे सामने पहुंचने ही वाली थी, तभी मैं उस पिशाचनी को देखकर दंग रह गया। बिना वस्त्र के मेरे ओर चली आ रही वो स्त्री बूढ़ी पिशाचनी थी, जिसको मैं राज दरबार के सभा में देखा था और अपना नाम लेखावस्थी बताई थी। तभी पागल पिशाचनी बोली, चलो उससे मिलते हैं। मैं बोला, तुम अकेले जाकर मिलो, मुझे इसको देखकर शर्म आ रही है। किसी भी स्त्री को मैं इस अवस्था में नहीं देख सकता। जब वो कपड़े पहन लेगी तब मैं उसके पास जाऊंगा। तुम जाकर उस लेखावस्थी से बोलो कि तुम दंत्रिका देवी से मिलकर माफी मांगना चाहती हो और मिलना भी चाहती हो। मेरी बातों को सुनकर पागल पिशाचनी बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। इतना बोलकर पागल पिशाचनी उस बूढ़ी पिशाचनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। बूढ़ी पिशाचनी के रास्ते को रोककर पागल पिशाचनी खड़ी थी और मैं दूर से झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देख रहा था। बूढ़ी पिशाचनी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और पागल पिशाचनी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसका हिम्मत जवाब दे रहा था। कुछ देर तक दोनों टकटकी लगाकर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी बूढ़ी पिशाचनी बोली, ये क्या पागलपन है संक्रेता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शयन कक्ष की ओर देखने की, और वो भी इस वक्त? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? इतने में संक्रेता उस पागल पिशाचनी के पैरों को पकड़कर रो रो कर बोलने लगी, मुझे राजमाता से मिलना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो कहाँ मिलेगी मुझे, आप बताइए, मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ। इतने में बूढ़ी पिशाचनी संक्रेता को अपने पैरों से उठाते हुए बोली, पहले तू रोना बंद कर और मेरे साथ चल, आराम से बैठकर बातें करेंगे। इतना बोलकर बूढ़ी पिशाचनी शयन कक्ष के तरफ जाने लगी और संक्रेता भी उसके पीछे चल पड़ी। दोनों शयन कक्ष में प्रवेश कर गए और मैं शयन कक्ष के बाहर दीवार में कान लगाकर खड़ा हो गया। बहुत देर तक मैं अंदर की बातों को सुनने का प्रयास करता रहा, लेकिन अंदर से कुछ भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सुबह का उजाला निकलने वाला था। मैं उस पागल पिशाचनी के लौटने का इंतजार कर रहा था। मेरे मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। बहुत देर के बाद पागल पिशाचनी मेरे सामने रोते हुए प्रकट हुई और बोली, सुरेश, लगता है हम दोनों का प्यार अधूरा ही रह जाएगा। ये बुढ़िया कुछ भी नहीं बताई। मैंने लाख कोशिश किया पर ये अपनी जिद पर अड़ी हुई है। बोलती है राजमाता से अब चुनाव के बाद मिल सकते हैं, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है। जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा ये हमें कुछ भी राजमाता के बारे में नहीं बताएगी। तभी मैं बोला, कितनी पिशाचनियां हैं अंदर? पागल पिशाचनी बोली, कोई नहीं है उसके साथ, अकेले है बुढ़िया। तभी मैं बूढ़ी पिशाचनी के शयन कक्ष में प्रवेश करते हुए बोला, चलो मेरे साथ। मेरे पीछे पागल पिशाचनी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर शयन कक्ष में अपनी आंख को बंद करके बुढ़िया को पीछे से पकड़ लिया और बोला, संक्रेता, तुम जल्दी से एक रस्सी लाओ। मेरी बातों को सुनकर बुढ़िया अपनी वास्तविक रूप में आ गई और जोर जोर से हंसने लगी और जोर जोर से हंसते हुए अपना आकार बड़ा कर ली। उसका आकार बड़ा होते ही मेरा हाथ अपने आप उसको छोड़ चुका था। मेरे बालों को पकड़कर मुझे ऊपर की ओर फेंक दिया। तभी संक्रेता रस्सी ढूंढकर आ चुकी थी और मुझे मार खाते देख उसके अंदर प्यार की ज्वाला भड़कने लगी। गुस्से में वो भी अपना रूप धारण कर उस बूढ़ी पिशाचनी पर टूट पड़ी। उन दोनों में भीषण युद्ध हो रहा था और मैं जमीन पर बेसुध पड़े रहकर पागल पिशाचनी को लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। मुझे मूर्छित देखकर पागल पिशाचनी लड़ते हुए बोली जा रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को पीटने की? तुमने हाथ क्यों छोड़ा उस पर? पागल पिशाचनी के मुंह से इस बात को सुनकर बुढ़िया रुक गई और स्त्री रूप में आकर बोली, तुम ये क्या बोल रही हो संक्रेता? ये और तुम्हारा प्यार?
तभी पागल पिशाचिनी भी स्त्री रूप में आ गई और बोली, हाँ ये मेरा प्यार है और इसको कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता। इतने में मैं चुपके से उठकर उस बुढ़िया को कुर्सी पर जबरदस्ती बैठा दिया और पागल पिशाचिनी रस्सी को घुमा घुमा कर बूढ़ी पिशाचिनी को कुर्सी से बांधकर बुढ़िया के थोड़ा सा बाल पकड़कर उसमें 3 गांठ मार दिया। मैं बोला, इसका बाल क्यों बांध रही हो तुम संक्रेता? तभी पागल पिशाचिनी बोली, जब तक इसका बाल बंधा रहेगा तब तक इसकी शक्ति छीन रहेगी। सुरेश, तुमको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं बोला, हाँ लगी ना, बहुत मारी है ये बुढ़िया। वो तो तुम्हारा प्यार है जो मैं अभी तक खड़ा हूँ। मेरे मुंह से इस बात को सुनकर पागल पिशाचिनी गुस्से में आकर बंधी हुई बुढ़िया को फिर जाकर एक फैट लगाकर बोली, देखता हूँ अब कैसे नहीं बताएगी ये। इस शयन कक्ष का दरवाजा सही से बंद कर दो सुरेश। मैं तुरंत जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और आकर बोला, संक्रेता मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। मैं इतना बोलकर शयन कक्ष में लगा हुआ पलंग पर लेट गया। मुझे किसी भी दर्द का अनुभव नहीं हो रहा था। मैं संक्रेता के गुस्से को भड़काने के लिए झूठ बोला था कि मुझे दर्द हो रहा है। रात भर जागने के कारण मैं पलंग पर लेटते ही घोर निद्रा में प्रवेश कर गया। जब मेरी नींद पूरी हुई तो देखा कि पागल पिशाचिनी मेरे पैर के पास बैठकर धीरे धीरे मेरे पैरों को दबा रही है और बूढ़ी पिशाचिनी के दोनों हाथ बंधे हैं और मेरे सिर के पास बैठकर अपने दांत से एक पंखे को पकड़कर हिलाते हुए मुझे हवा प्रदान कर रही है। अचानक इस बदलाव को देखकर मैं चकित हो गया और बोला, संक्रेता ये क्या किया तुमने? इसको कुर्सी पर ही बंधे रहने दो, नहीं तो ये भाग जाएगी। तभी बूढ़ी पिशाचिनी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे बाल की गांठ को खोल दो। इतने में संक्रेता उस बूढ़ी पिशाचिनी को एक लत मारी और वो सीधा कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैं बोला, अरे मत मारो इसे, ये खुद लाचार हो चुकी है। ये कुछ बताई दंत्रिका देवी के बारे में? पागल पिशाचिनी बोली, अभी तक तो नहीं बताई है, बड़ा ढीठ है। बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी बताने का नाम ही नहीं लेती। इतने में बूढ़ी पिशाचिनी चिल्लाकर बोली, मुझे कुछ पता होगा तभी बताऊंगे ना, मैं नहीं जानती उसके बारे में कि वो कहाँ रहती है। मैं बोला, अगर तुम्हारे इस पिशाचिनी लोक में कोई अनहोनी हो जाए और तुरंत बैठक बुलाई जाए तब तो दंत्रिका देवी उस बैठक में जरूर उपस्थित होगी। बूढ़ी पिशाचिनी बोली, तब भी वो नहीं आएगी क्योंकि वो राजमाता पद से इस्तीफा दे चुकी है। जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी प्रतिनिधि अपने महल से बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि आचार संहिता लागू है। मैं बोला, तेरी आचार संहिता की ऐसी की तैसी, तू ऐसे नहीं मानेगी। अब तू बता, क्या तुम भी चुनाव में भाग लेगी? बूढ़ी पिशाचिनी बोली, नहीं, मैं चुनाव में भाग नहीं ले सकती क्योंकि मैं पिशाचिनी लोक में चुनाव कराने वाली एक पदाधिकारी हूँ और एक पदाधिकारी अपने पद पर रहते हुए चुनाव में जनप्रतिनिधि का पर्चा दाखिल नहीं कर सकता। मैं बोला, तो पदाधिकारी साहिबा इस चुनाव आयोग की पद से इस्तीफा देकर पर्चा भर दो और तुम भी चुनाव लड़ने की तैयारी करो, और अगर तुमको चुनाव नहीं लड़नी है तो संक्रेता को चुनाव जिताने में मदद करो। तभी बूढ़ी पिशाचिनी बोली, संक्रेता तुम भी चुनाव लड़ेगी? दंत्रिका देवी से पंगा लेना तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। मैं बोला, सुनो, ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम अपना फैसला बताओ कि तू क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी या संक्रेता को मदद करेगी? बूढ़ी पिशाचिनी बोली, मैं इसको मदद करूंगी। मैं बोला, ठीक है, संक्रेता आज ही पर्चा दाखिल करेगी और तुम्हारे साथ जो भी पिशाचिनियां हैं सबको आदेश पारित करो कि सभी संक्रेता को पर्चे दाखिल करने में सहयोग करते हुए प्रचार प्रसार करें और ये भी ऐलान कर दो कि जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा संक्रेता तुम्हारे साथ यहीं रहेगी और तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा। बूढ़ी पिशाचिनी बोली, ठीक है, इसके लिए तुम्हें मेरे बाल की गांठ को कुछ देर के लिए खोलना होगा। तभी संक्रेता बोली, बाल की गांठ को बिना खोले सभी कार्य करने होंगे तुमको, गांठ खोलने के बारे में सोचना भी मत। बूढ़ी पिशाचिनी बोली, अगर ये गांठ नहीं खुला तो मैं इन सब बातों को आगे कैसे भेजूंगी, क्योंकि बाल में गांठ पड़ने के कारण मेरी शक्ति छिन्न हो गई है। मैं किसी भी आदेशपाल को नहीं बुला पाऊंगी और जब तक आदेशपाल सभी पिशाचिनियों को ये नहीं बताएगा कि संक्रेता को मदद करनी है तो कोई कैसे मदद करेगा इसकी। बाल की गांठ और मेरे दोनों हाथ को खोलना जरूरी है, तब जाकर मैं ताली बजाकर आदेशपाल को बुलाऊंगी। ऐसे कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। उसकी बातें सुनकर हम दोनों सोचने लगे कि अगर इसकी बाल की गांठ और उसके दोनों हाथ खुल गए तो ये हम लोगों पर हमला करके भाग जाएगी। वो बूढ़ी पिशाचिनी हम दोनों को असमंजस में डाल दिया कि अगर बाल की गांठ को खोल दिया तो इस पिशाचिनी की शक्ति वापस आकर हम दोनों की बैंड बजा देगी, और अगर गांठ नहीं खोला
तो हम लोगों की कार्य बाधित हो जाएगी। कर्ण पिशाचिनियों को कैद में करने का ये अजीब टोटका मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।